हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th का, और 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं लगभग। काफ़ी बातें डिस्कस कर लिया है। हम लोग जिस पॉइंट पे थे वो था इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो हमने इंडिया में इंडस्ट्री को तो इस्टेब्लिश कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ के जो भी थे उनके हेल्प से। प्लस हमने ये भी देखा कि कैसे मैनेज होता था, उसको यूरोपियन एजेंसीज जो है मैनेज करती थी। नाउ अब इस सिनेरियो के बाद क्या होता है, हम फोकस करेंगे इस वाले शॉर्ट डिस्कशन में वर्कर्स पे पहले फोकस करेंगे कि वर्कर्स का क्या सिचुएशन था। सी, उस टाइम पर जब फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रहे थे तो वर्कर्स का अगर कंडीशन देखें तो 1901 में लगभग वर्कर्स समवेयर अराउंड 5 लाख से ज्यादा थे, 5 लाख के आसपास। और वहीं 1946 मींस लगभग 40 इयर्स के बाद देखें तो वर्कर्स जो है मोर देन 24 लाख। ये तो सिचुएशन था वर्कर्स के, फैक्ट्रीज में काम करने वाले। सो यूजुअली जो वर्कर्स होते थे, वर्कर्स वो जो है नियर रीजन से ही होते थे, नियर रीजन ऑफ फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर नियर रीजन का मतलब क्या हो गया, बस बेसिकली मोर देन 50% जो वर्कर्स होते थे वो नियरेस्ट रीजन, मतलब जहां पे भी फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग उसी समय का हम लोग मैप कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक, अभी का हम लोग मैप कंसीडर नहीं कर रहे। नाउ जैसे एग्जांपल के लिए जब मुंबई में, बॉम्बे में इंडस्ट्री लगाया गया, बॉम्बे हम लोग उस कंटेक्स्ट से बोल रहे हैं जो पहले इसका नाम हुआ करता था। तो बॉम्बे में जब इंडस्ट्री लगाया तो इसके आसपास के रीजन, स्पेशली एक रीजन है, नाम है उसका, जगह है रत्नागिरी। यहां से वर्कर्स ज्यादातर आते थे। इसके अलावा बंगाल में जूट फैक्ट्री में, यहां पे बंगाल में क्या होगा, जूट फैक्ट्री। सी, और ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जियोग्राफी डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस एक्टिविटी करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बॉम्बे, यहां पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेगा। रीजन ये है कि ये जोन जो है ब्लैक सॉइल का है, और ब्लैक सॉइल बेहतर होता है किसके लिए, कॉटन के लिए। तो यहां पे आपको कॉटन कह लो या टेक्सटाइल कह लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेगा। यहां पे आपको जूट को पहले चाहिए एलुवियल सॉइल, आप जियोग्राफी में पढ़ोगे। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, एट द सेम टाइम इसको बहुत ज्यादा पानी भी चाहिए, वाटर इट नीड्स। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रेन अच्छा खासा होता है, दैट इज द रीजन जूट इंडस्ट्री यहाँ पे सर्वाइव करता है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा एक कानपुर की भी इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो यहां पे भी आसपास के रीजन के लोग जो है जॉब किया करते थे। बट वर्कर्स का खास बात क्या था, मोस्टली जो वर्कर्स हुआ करते थे यूजुअली एट दैट टाइम मोस्टली वर्कर्स वर सीजनल। कहने का मतलब ये था कि जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इस टाइम पर एक्टिविटी, इसके अलावा फेस्टिवल टाइम पर, फेस्टिवल या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे दे ऑलवेज रिटर्न टू दियर होम। तो कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, सो नो परमानेंट सेटलमेंट, उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। और अगर वर्कर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम वर पुअर, ज्यादातर क्या होते थे, पुअर। और वो लोग जिनके पास लैंड नहीं होते थे, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होते थे, वो आर्टिसंस, जिन्होंने अपना आर्टिसंस हु लॉस्ट देयर इनकम, जिन्होंने अपना इनकम खो दिया था, ऐसे लोग जो है फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है,
जब भी एम्प्लॉयमेंट की खबर आती थी धीरे धीरे लोग तो जानने लगे ही थे यहाँ पे ये फैक्ट्री स्टैब्लिश है, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज अगर बाहर आता था लोगों को पता चलता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज इफ पीपल फाउंड देन पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट जॉब लेने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लोग जैसे यूपी में कोई है ना, यूपी का पर्सन, उसको पता चला कि देयर इज ए जॉब इन महाराष्ट्र, दे स्टार्ट टू ट्रेवल यहां से यहां जॉब लेने के लिए, वैसे ही कोलकाता साइड में भी जाने लगे, सो दे माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था कि जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा थे, मोर देन जॉब अवेलेबल, मतलब मोर देन का मतलब बहुत ज्यादा थे, जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा थे, जॉब अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो इस टाइम पे होता क्या था कि जो कंपनी होते थे, कंपनी, ये लोग या फैक्ट्री कह लो, कंपनी क्या कहे, फैक्ट्री कह लो, जो फैक्ट्री होते थे ये एक बंदे को अपॉइंट करते थे, अपॉइंट अ पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करते थे, उसका नाम होता था, उसको बोला जाता था, जो पोस्ट था वो था जॉबर। तो ये एक पर्सन को अपॉइंट करते थे जो जॉब या रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। अब ये यूजुअली होते कौन थे, ज्यादातर ये ओल्ड फैक्ट्री वर्कर होते थे, ओल्ड फैक्ट्री वर्कर, या कह लो ट्रस्टी पर्सन, जिसके ऊपर ये फैक्ट्री ओनर जो है ट्रस्ट करते हो, जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करते हो, ट्रस्टवर्दी होता है। अब ये करता क्या था, जॉबर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने यहां के लोगों को बुला लेता था। तो जॉबर फेवर देयर ओन पीपल रिलेटिव्स और फ्रॉम देयर विलेज, अपने ही गांव के लोगों को बुला लेता था, अपने ही रिलेटिव वालों को जॉब दिलवा देते थे, ठीक है। और ये टेक केयर करता था, ही आल्सो टेक केयर वर्कर्स नीड का बहुत ज्यादा टेक केयर करता, ध्यान रखता था। तो somehow जॉबर बिकम जॉबर became powerful person, इतना ही करो। जॉबर क्या हो गया था तब, धीरे धीरे वो पावरफुल पर्सन, मतलब ज्यादातर ये क्या करते थे, होल्ड रखते थे वर्कर्स पे, सो दे आल्सो टेक गिफ्ट्स फ्रॉम द वर्कर्स, है ना भाई, जिसको फेवर करेगा उसी को जॉब लगेगा, है ना। आल्सो टेक गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स, और कह लो आप, रिश्वत नहीं कहेंगे, रिश्वत के बजाय ऐसे ही कहते थे, गिफ्ट्स एंड मनी फॉर जॉब। सी होता क्या था कि लोगों को जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम आप डायरेक्टली अप्लाई करके जॉब नहीं ले सकते थे, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स एट दैट टाइम पीपल couldn't get job through डायरेक्ट एप्लीकेशन से तो इनको जॉब नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, ज्यादातर वर्कर्स क्या होते थे, सीजनल ही होते थे, और होते कहां से थे, जो उनका जहां पे भी फैक्ट्री होता था उसके ही पास के रीजन के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स जो था वो लोकल एरिया से ही थे, ठीक है। तो हमने जिन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया उनके बारे में बात कर लिया, वर्कर्स के बारे में
बात कर लिया। अब बात करते हैं फैक्ट्री के ग्रोथ के बारे में कि एग्जैक्टली फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा था, वो ग्रो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। इसको मिटाते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वर्कर का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था, नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ वर्कर इन्वॉल्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, होम बेस्ड इंडस्ट्री में, इन सब जगह पे अपना वर्क कर रहे थे। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में ज्यादा पॉपुलेशन था नहीं। सो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को समझेंगे इंडिया के। थोड़ा सा अजीब था इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया का कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। सी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंडिया के इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए मैनेजिंग एजेंसीज हुआ करती थी, अब ये मैनेजिंग एजेंसी ज्यादातर यूरोपियन के द्वारा कंट्रोल होती थी। यूरोपियन, इनका फोकस क्या था? इनका फोकस कहीं से भी इंडियन मार्केट नहीं था। इनका फोकस था जो भी इंडिया से आइटम लेना, स्पेशली जैसे टी कॉफी पे इनका फोकस था, टी एंड कॉफी, है ना। इसके अलावा माइनिंग पे इनका फोकस था, माइनिंग, इंडिगो पे फोकस था, ऐसे करके जो रॉ मटेरियल टाइप की चीजें, कॉटन, रॉ मटेरियल टाइप की चीजें, उन सब चीजों पे फोकस था। तो इनका नो डाउट मार्केट क्या था? इनका मार्केट इनका यूरोप ही था, मतलब इंग्लैंड इनके लिए इनका मार्केट था। तो इंडियन मार्केट के लिए कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे थे। वैसे भी जो भी चीज फिनिश प्रोडक्ट था वो इंडिया में आता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो ये करते क्या थे? दे टुक लैंड एट वेरी लो कॉस्ट पे लैंड ले लेते थे और वहां पे अपना प्रोडक्शन शुरू कर देते थे। तो ये तो इनका स्टोरी था मेन। बट सिनेरियो आप समझो, इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्हें ये एक बात तो पता था कि ये कहीं से भी जो मैनचेस्टर का प्रोडक्ट है, दे कांट, इनको ये बात तो पता था, कांट compete with cheap machine made product that is स्पेशली मैनचेस्टर प्रोडक्ट। इससे तो ये कंपीट नहीं कर सकते, इससे कहीं से भी ये कंपीट नहीं कर सकते। सो दे डिसाइडेड कि ये भी जो है किस पे वर्क करेंगे? रॉ मटेरियल पे। तो इन्होंने क्या किया? यार्न बनाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू, इनका फोकस क्या था? इनिशियल फोकस क्या था? फोकस ऑन यार्न प्रोड्यूसिंग, यार्न प्रोडक्शन। ठीक, यार्न प्रोडक्शन पे इनका फोकस था शुरुआत में। अब कहानी आप समझो, एक मेजर टर्निंग इवेंट होता है 1900 के आसपास, स्पेशली मैं ईयर भी बता सकता हूं, 1905 था। स्टार्ट होता है एक स्वदेशी मूवमेंट, इस मूवमेंट में जो पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक ने जो फॉरेन क्लॉथ था, फॉरेन आइटम का बायकॉट करना शुरू किया। तो एक तरह जो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट था वो डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि पब्लिक डिमांड फॉर इंडियन आइटम इंक्रीज धीरे धीरे अब हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला तो इवेंट ये हुआ। दूसरा एक मेजर इवेंट ये हुआ कि जो भी, जैसे एक मिनट मैं मैप बना देता हूं थोड़ा सा, तब ताकि ज्यादा क्लैरिटी होगा, है ना। सो ये हमारा इंडिया अपना, ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मार्कर सही कर लूं। तो ये हमारा इंडिया, यहां पे हो गया चाइना, ठीक है,
यहां पे हो गया जापान। थोड़ा स्टोरी जिससे रिलेटेड है उसी से बात करेंगे, ठीक है। यहां पे है हमारा इंग्लैंड, है तो अपने ही पैसे से बने हुए हैं। अब इंग्लैंड का सिचुएशन आप समझो, जब तक इस सिनेरियो को नहीं समझोगे ना आगे की बातें नहीं समझ में आएगा। यहां से रॉ मटेरियल जाता था, रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, और अपने इंडिया का कॉटन क्या है, फाइन कॉटन, है ना। फाइन कॉटन यहां से जाता था। यहां से आता था फिनिश प्रोडक्ट, इंडिया में क्या आता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बन के। अब सोचो कॉटन जो है इंग्लैंड में होते भी थे, कोर्स कॉटन होता था, इनके पास कोर्स कॉटन की अवेलेबिलिटी, तो कोर्स कॉटन भी इंडिया में आता था एज ए इंपोर्ट। लेकिन कौन सा आता था, बेहतर क्वालिटी का आता था, कोर्स कॉटन, मतलब थोड़े से मोटे कपड़े का ये आता था। इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में थी बट सुपीरियर क्वालिटी का, क्योंकि इंडिया वाले ही मंगाएंगे ना, ये इंपोर्ट करा रहे हैं सुपीरियर क्वालिटी का। तो दैट इज द रीजन यार्न प्रोडक्शन ये फोकस किए, अपने कंट्री का भी जो मिल रहा था उसका धागा वागा बनाने का ही काम कर रहे थे। अब ये बनाने के बाद जो है, यार्न बनाने के बाद ये एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, चाइना को यार्न एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, चाइना को यार्न एक्सपोर्ट करते थे। अब हुआ क्या कि चाइना वालों ने भी अपने कंट्री में कोर्स कॉटन इंपोर्ट करने लगे, कॉटन यहां पे भी इंपोर्ट होने लगा, चाइना और जापान, ठीक है। इन लोगों के यहां मिल बन गया, मिल बन गया, तो ये खुद से ही यार्न प्रोड्यूस करने लगे, यार्न प्रोड्यूस करने लगे। तो जो अपने कंट्री में यार्न बन रहा है वो जा नहीं रहा, अब नॉट एक्सपोर्ट जितना पहले हो रहा था उस रेशियो में अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अपने कंट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ यार्न इंक्रीज, ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीज क्यों, बिकॉज चाइनीज मार्केट flooded by Chinese and Japanese meal product। अब सोचो हमारे पास यार्न भी है, फॉरेन आइटम को बायकॉट भी किया जा रहा है, यानी कि फॉरेन आइटम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी पब्लिक डिमांड भी है, हमारी मजबूरी भी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, दे स्टार्ट टू मेक क्लॉथ। इन्होंने धीरे धीरे क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया। इवन दे आस्क गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला, आस्क गवर्नमेंट टू पुट टैरिफ ऑन फॉरेन आइटम्स, स्पेशली मान लो क्लॉथ का ही अगर ले लो, जो भी फॉरेन से आ रहा है उस पर आप थोड़ा टैरिफ लगाओ। जैसे अभी भी टैरिफ का डिस्कशन तो चलता ही है, मान लो 100 रुपए का यहाँ आइटम है, टैरिफ के बाद यहाँ पे 120 का बिकेगा। तो ये अगर ये महंगा होगा तो जो सस्ता आइटम रहेगा उसको लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, इसी बहाने इंडियन प्रोडक्ट बिकने का चांस रहेगा। तो टैरिफ के लिए इन्होंने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुछ कंसेशन मिलना चाहिए, कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। अब इन सब चीज को रिजल्ट क्या हुआ, ये इवेंट चल रहा है 1905 1906 का, और 1911-12 आते आते 1911-12 मींस लगभग 5-6 साल में कॉटन या क्लॉथ, इंडियन क्लॉथ डिमांड या इंडियन प्रोडक्ट कर देते, इंडियन प्रोडक्ट डिमांड गॉट डबल्ड, 2 गुना जो है डिमांड बढ़ गया। और एक और इवेंट होता है, वो था वर्ल्ड वॉर के कारण जो है और भी ज्यादा
चेंज आता है, इसको मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें एक बात तो पता है कि जो इंडियन मार्केट था वो कंप्लीटली फिल्ड विद द मैनचेस्टर प्रोडक्ट, है ना। मैनचेस्टर प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट को अच्छा खासा कवर कर रखा था। एक मेजर चेंज आता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पीरियड क्या था बेसिकली, वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। नाउ इसको समझो आप ध्यान से। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, तो जो मैनचेस्टर में जो भी मिल या फिर फैक्ट्रीज थे, यानी कि मैनचेस्टर्स फैक्ट्रीज started to produce फॉर आर्मी। अब आर्मी के लिए प्रोडक्शन करने लगा, जिसके कारण इंडियन मार्केट ओपन फॉर इंडियन फैक्ट्रीज के लिए ओपन, यानी कि इनका प्रोडक्ट तो पहुंच ही नहीं रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो मेड प्रोडक्ट फॉर वॉर में यूज होने के लिए प्रोडक्ट भी ये बनाने लगे, जैसे कि यूनिफॉर्म, बूट, टेंट, सब बहुत सारे प्रोडक्ट थे। हॉर्स पे लगने वाले सैडल्स, है ना, सैडल्स हो गए एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट जो है बनाने लगे। तो सोचो, एक तो इंडिया का मार्केट खाली पड़ गया, दूसरा इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाने रहे। तो इसका रीजन क्या हुआ, न्यू फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगे, न्यू फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड, प्लस जो ओल्ड फैक्ट्रीज थे, ओल्ड फैक्ट्रीज started to work in multiple shift, है ना, कई सारे शिफ्ट में लोग काम करने लगे। वर्कर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, वर्कर्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज, वर्किंग टाइम इंक्रीज हो गया, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने में इट हेल्प्स टू ग्रो इन इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे, इसका ग्रो होना जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण हुआ। नाउ वॉर के एंड होने के बाद व्हेन वॉर एंड, तो ब्रिटेन कभी भी, पहली बात तो ब्रिटेन बिकेम वीक, क्या हो गया, कमजोर हो गया, एंड नॉट एबल टू compete with यूएस एंड जापान और यूएस से तो compete कर ही नहीं सकते थे, यूएस और जापान के प्रोडक्ट से। तो इनका मार्केट पूरा का पूरा एक तरह से खत्म हो गया, वापस से दोबारा सर्वाइव। अब यहां से हमारा इंडियन जो इंडस्ट्री थे वो अच्छा खासा ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक फोकस करने वाली बात है, हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री की, यूजुअली हम लोग एक इमेजिन करते हैं ना, इंडस्ट्री का मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री, बट ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द इंडियन इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री, तो जितने टोटल इंडस्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज की अगर बात करूं,
मैं बिग फैक्ट्रीज की, क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में दिक्कत होता है। जब हम बिग फैक्ट्री की बात करते हैं तो लगभग 67% इन बॉम्बे एंड कलकत्ता कंबाइंड। अगर कंबाइंड कर दो आप बॉम्बे वाला जोन ये और कलकत्ता वाला जोन, इन दोनों को मिलाकर 67% ही हो रहे हैं। और इंडिया कितना बड़ा है उस टाइम पर, है ना। 1937 में बर्मा जो है अलग हुआ था, नहीं 1937 में, हाँ। तो उस टाइम पे सोचो, इधर अपना पाकिस्तान जो अभी का टाइम का है सब अपना पार्ट था। इतने बड़े में 67% ही, मतलब मेजर फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज थे वो 67%, बस दो ही जगह सीमित थे। तो बाकी सब जगह क्या थे, बाकी जगह क्या थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसको एक और चीज से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक और बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वर्क फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्क फोर्स यानी वर्कर्स 1910 के आसपास, 1910 के आसपास इनका जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री, जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में लगभग 5% था। टोटल वर्कफोर्स का लगभग 5% था। वहीं 1930 तक आते आते, तो 1930 आप अंदाजा लगा सकते हो ना कितने सारे फैक्ट्रीज नए डेवलप हुए, ये सारी चीजें। 1930 तक आते आते इट वाज ओनली 10%, तो 10% बस ग्रो हुआ, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। सो स्टिल आई कैन से कि उस टाइम पे 90 से लेकर 95% जो है वर्कर्स वर्क इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब समझ में आ रहा है आपको? सी, ज्यादातर जो ये कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते थे, वो छोटी छोटी गलियों में, मेन रोड पे नहीं होता था, छोटी छोटी गलियों में। सो दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज वर हाइड ऑन इन कंट्री के अंदर एक तरह से हाइड थे। तो मेजर रोल कौन प्ले कर रहा था हमारे कंट्री के इंडस्ट्री के वर्क में? मेजर रोल प्ले करने वाले कौन थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन वर्क कर रहा था। ठीक है यहां तक? तो इसको मिलाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इन सारे अप्स एंड डाउन पीरियड के बावजूद भी हमारी वीवर्स कम्युनिटी या कह लो हैंडलूम इंडस्ट्री अभी भी सरवाइव कर रहा था। इंडस्ट्री सरवाइव इवन 1940s तक अगर आते आते हम कंपेयर करें 1910 के रेफरेंस में, 1940s के आसपास इनका 3 टाइम्स प्रोडक्शन ग्रोथ। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों था। सी, वीवर्स दे वर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। ये कहीं से भी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं थे। इनको बस 2 बातों का कंसर्न था। नंबर 1, एक तो कॉस्ट, कि जो मशीन हम लोग ले रहे हैं वो उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो लेने से कोई फायदा नहीं। और फिर ये वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट कर रहा है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक मशीन था जिसका नाम था फ्लाई शटल ने क्या किया कि कपड़े बुनने का विड्थ बढ़ा दिया ज्यादा, मतलब इट हेल्प टू इंक्रीज विड्थ ऑफ क्लॉथ। विड्थ बढ़ जाने के कारण जो है मीन्स आप कह सकते हो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। हर एक वर्कर जो है ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सकता था इजी वे से। इवन अगर
तो अगर हम लोग 1940s का डेटा लें तो उस टाइम तक पूरे थ्रू आउट द इंडिया, अगर हम लोग इंडिया को पिक करें तो मोर देन 35% वीवर्स या कह लो हैंडलूम इंडस्ट्री यूज्ड फ्लाई शटल को क्या करते थे, यूज करते थे। इवन कुछ रीजन तो ऐसे थे जहां पे मोर देन मतलब कुछ रीजन्स ऐसे थे जहां पे 70 से 80% हैंडलूम इंडस्ट्री जो है फ्लाई शटल यूज कर रही थी। फ्लाई शटल जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए त्रावणकोर कहां पे, यहां पे त्रावणकोर, मद्रास, बताइए मद्रास, कोचीन, बंगाल। सो ज्यादातर तो साउथ इंडियन रीजन थे। और मतलब देखो कॉटन प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, कॉटन प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल पे ही ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, तो यही मेजर रीजन थे अपने इंडिया में। तो ये लोग जो है क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, ज्यादा फ्लाई शटल वगैरह इस्तेमाल करके। तो कहीं से भी ये लोग अगेंस्ट नहीं थे, बस इसी बात का फोकस करते थे कि कहीं से भी इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा ना आ जाए, उनके ऊपर बर्डन ना आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग इन वीवर्स जो है दो तरीके का क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। वीवर्स जो है क्लॉथ इनका जो होता था वो दो तरह का होता था। एक कोर्स, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मोटे कपड़े का, कोर्स कॉटन का होता था, और एक होता था आपका फाइन कॉटन। अब जो कोर्स कॉटन यानी कि जो मोटे कपड़े का होता था, इसको ज्यादातर पुअर लोग खरीदते थे और इसको ज्यादातर रिच लोग खरीदते थे। अब पुअर के पास हर समय तो पैसा होता नहीं था, तो इस साइड में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, डिमांड फ्लक्चुएशन हाई। मींस अगर कोई किसी साल में अगर प्रॉपर वे से इनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर नहीं हुआ, सो पुअर नॉट इन दैट सिचुएशन कि अपने खाने को वो साइड करके कपड़े खरीदेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में जब डिमांड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, यहां पे डिमांड लगभग स्टेबल था, क्योंकि अमीर लोग थे, इनको कोई प्रॉब्लम था नहीं। जैसे अमीर के, जैसे एग्जांपल के लिए साड़ी अगर बात करें तो बनारसी साड़ी, बालूचारी साड़ी, ये सब साड़ी हो गई, ये सब जो है रिच लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह मद्रास का लुंगी बहुत फेमस था, लुंगीज, हैंकरचीफ। सी, इनका फेमस होने का रीजन ये था, दे हैड इंट्रिकेट डिजाइन, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिजाइन हुआ करता था, और इस डिजाइन को प्रोड्यूस करने के लिए स्किल वर्कर की ही जरूरत है। कांट प्रोड्यूस बाय मशीन। अब मशीन के द्वारा प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हो, उसका रीजन भी है, मशीन जो है किस तरह का कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा था, यूनिफॉर्म टाइप का, मतलब एक ही जैसा का सिंपल कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता था। ये कहीं से भी इंट्रिकेट या फिर बॉर्डर डिजाइन ये सब चीजें नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं रिच डिमांड भी जो है इनको स्टेबल करके, यानी व्यूअर्स को, हैंडलूम इंडस्ट्री को सरवाइव करने में मदद किया। बट उससे भी बड़ी बात, दैट इंडस्ट्री डिडंट मेक व्यूअर्स नॉट बिकम रिच। ये रिच, अमीर नहीं हो सकते थे। रीजन ये था कि एक काम के लिए ऑल फैमिली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन, और फिर बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड, मतलब बहुत ज्यादा इनके पास पैसा था नहीं, तो इट डिडंट मेक देम रिच। तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात कर लिया, सारी बातें हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और कुछ और भी डिस्कशन के लिए शायद आज जो चैप्टर खत्म हो जाए, कोशिश करते हैं इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने जितनी भी बातें डिस्कस किया, इन सबका सेंट्रल पॉइंट क्या था, कोई गुड्स बनाना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाना, और इस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस,
कि ये मार्केट में कैसे ये लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। हाउ विल पीपल एक्सेप्ट, क्योंकि पहले से ही पब्लिक का चॉइस रहता है। और इवन जैसे ही कोई न्यू प्रोडक्ट आया तो ऑलरेडी इट फेस कंपटीशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और पब्लिक को तो उसके बारे में पता भी नहीं है। जब फॉरेन गुड्स वगैरह आ रहे थे तो यहां मतलब नए प्रोडक्ट को वैसे भी रेजिस्टेंस किससे फेस करना पड़ता था? रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल ट्रेडर्स, और अगर मान लो क्लॉथ है तो वीवर्स, मर्चेंट, इन सबसे देखना पड़ता था। और इवन दे आस्क फॉर द टैरिफ एंड कंसेशन, गवर्नमेंट से भी ये टैरिफ और कंसेशन मांगते थे कि हमें इस तरीके का एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए नए प्रोडक्ट जो आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट का बिकना ये सारा डिपेंड किस पे करता है? कस्टमर पे। अब कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताने का सबसे बेहतर मेथड है एडवर्टाइजमेंट। नाउ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे क्रिएट नीड, और इसमें कर क्या रहे? प्रोडक्ट की डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि इस चीज को आपको जरूरत क्यों है, मॉडर्न कितना है, मतलब टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, मॉडर्न प्रोडक्ट का मॉडर्ननेस बताना है, और कितना मॉडर्न है, कितना डिजायर है ना, और कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? टीवी का यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे तो मान लो टीवी नहीं था, बट अभी का तो आप ले सकते हो ना, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आज प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया भी हो गया, आप कर सकते हो। मींस हम लोग अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्ड कर रहे हैं एंड एक्सेट्रा। स्ट्रीट्स वगैरह, होर्डिंग वगैरह भी लगाते थे। इन सब से क्या हुआ? क्रिएट हुआ एक तरह से डिजायर। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जरूरी था कि पब्लिक के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर क्या हो, दे नीड टू क्रिएट ट्रस्ट। तो क्या करते थे? ये कैलेंडर, सबसे बेहतर तरीका था इनका कैलेंडर छपवाना। कैलेंडर छपवा दिए। अब इस कैलेंडर में क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कैलेंडर में प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, तो ये तो चलो प्रोडक्ट के बारे में जान लो। उसके बाद गॉड के बारे में बता दिया, फिर अपना जो कैलेंडर है वो तो है ही। तो प्रोडक्ट क्या है? ये तो मान लो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हो गया। गॉड एक तरह से इमोशनल कनेक्शन बन गए, इमोशनल कनेक्शन। प्रोडक्ट आइटम बने, इमोशनल कनेक्शन बन गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सम टाइम यहां पे रॉयल पिक्चर भी होता है। तो रॉयल पिक्चर किस चीज को सिंबलाइज करता है? अथॉरिटी को, मतलब किसी राजा, नवाब, इनका पिक्चर लगा दिए। तो एक बार जब पब्लिक ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो इनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड रहे। दैट इज द रीजन जो भी प्रोडक्ट, जैसे मैनचेस्टर से जो क्लॉथ आते थे, मैनचेस्टर से जो क्लॉथ आते थे, क्लॉथ के बंडल पर, क्लॉथ जो बंडल होता था उसके ऊपर लेबल होता था। अब ये लेबल क्या बता रहा है? लेबल जो है कहां से ये बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे यहां होता है ना मेड इन इंडिया, ऐसे ही मेड इन मैनचेस्टर, मान लो मेड इन मैनचेस्टर। तो लोगों का एक ट्रस्ट बनता है क्वालिटी के बारे में, और उस कंपनी के बारे में लिख देते हैं, कंपनी के बारे में। इस तरह से क्या होता है, ना सिर्फ ब्रांडिंग होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जिस भी कंपनी है, उसका नाम थोड़ा सा फेम होता है और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट, और साथ में ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो सबसे बड़ा काम होता है
जो है एक प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्टेंस क्रिएट करना। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट मशीन या फिर फैक्ट्री का सेटअप, ये इंक्लूड करता है, आल्सो इंक्लूड द चॉइस ऑफ पीपल, पब्लिक का, एक तरह से ये भी बोल लो कंज्यूमर कल्चर, इसको भी चेंज किया। क्या चीज? कंज्यूमर कल्चर, इसको भी चेंज किया। आल्सो हेल्प टू सर्वाइव, जो छोटे मोटे हैंडलूम इंडस्ट्री हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको भी ग्रो करने में मदद किया। सो टेक्नोलॉजी डजंट मीन दैट बिग फैक्ट्रीज या बिग मशीन्स, इट आल्सो मीनिंग छोटे मोटे जो मशीन्स है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है हेल्प करता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड इमेजनरी कह सकते हो आइडिया है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। डेट और कोई नाम अगर रहेगा, यू जस्ट हैव टू टेक केयर विद द बुक्स के हेल्प से आपको क्रॉस चेक करना है। और अगर कोई भी एनॉमली दिखता है, कोई प्रॉब्लम दिखता है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में विद करेक्शन मेंशन करोगे। इफ नॉट पॉसिबल देन आई विल करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।